क्यों हम अन्य मंदिरों की बात नहीं करें? अरे काशी हमारे हजारों साल पुराना इतिहास है, अयोध्या का हजारों साल पुराना इतिहास है, वहां आपने मस्जिद बनाकर खड़ी कर दी, उसके नाम पर आप हमसे लड़ रहे हैं। हमसे तमाम अधिकार, तमाम सरकारें पहले आईं, कोई उसके लिए काम, सब मस्जिद की बात करते थे। पहली बार भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है, और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और हिंदू हित की बात करना हमारी प्राथमिकता है। हिंदुओं पर ही आप मतलब बात क्यों करते हैं? अब वो नारा देते हैं आप सबका साथ सबका विकास। क्या आप किसी योजना में ये पाते हैं कि फला योजना केवल हिंदुओं के लिए है, फला योजना केवल मुस्लिमों के लिए? ऐसा है कहीं? प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी के लिए हैं, सभी जाति सभी वर्गों के लिए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदुस्तान में लागू रहा, कश्मीर से हमारे लोग भगा दिए गए, बंगाल से हमारे लोग भगा दिए गए, और विधायक का लगातार उनका वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, तो काम किया है उन्होंने, तभी तो उनको जनता यहाँ पर चुन रही है। मुझे आप बताइए क्या काम किया है? विकास का काम बताइए। जो विधायक ने यहाँ, स्थानीय विधायक ने कभी यहाँ संभल विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया हो? तो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी 2017 से बड़े नतीजे दोहराने की बात कर रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व संभल विधानसभा सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विशाल चौहान। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। हल्ला बोल। विशाल साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि 2017 जैसे 2022 में हालात तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई है, फिर कोरोना महामारी, किसान आंदोलन, 1 साल तक लगातार किसान आंदोलन चला, उसके बाद बिल वापसी ले लिए, तो 350 सीटों का नारा देना ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो रहा है इस बार? देखिए, जहाँ तक बात आप महंगाई की कर रहे हैं, जहाँ तक बात आप किसान आंदोलन की कर रहे हैं, तो महंगाई के विषय में मैं कहना चाहूँगा, आपने ये देखा कि कोरोना कोई भारत में बीमारी नहीं आई, ये पूरी वैश्विक महामारी थी जिसको बहुत अच्छे से जिसका प्रबंधन किया गया। 1 साल के अंदर हमारे देश में उसका टीका विकसित हुआ। पहले के समय में लगभग 20 साल, 15 साल, 10 साल इस तरह से टीके आते थे। 1 साल के अंदर देश में टीका विकसित किया, और 1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण किया गया, जो कि एक असंभव कार्य था, लेकिन परिश्रम से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाकर एक अच्छे प्रबंधन करके पूरे देश में टीकाकरण कराया गया। और साथ ही साथ जितने भी कोरोना महामारी के समय में जो भी कार्य सरकार को करने चाहिए, वो सभी कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए गए। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि पूरे विश्व में भारत की इसके लिए बहुत तारीफ हुई, और विशेष रूप से WHO ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इस कोविड से निपटने के लिए विशेष रूप से तारीफ की। तो ये कहना कि कोविड में इस तरह से रहा, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे पूरे विश्व की इकोनॉमी इस कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई। लेकिन इसके बावजूद भी, जहां पूरे 1.5 साल तक पूरे देश का स्थिति ऐसी रही, उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया गया। उल्टा कोरोना महामारी के दौरान ही तमाम तरह के इन्वेस्टर्स जो और दूसरे देशों से हमारे प्रदेश में भी आए और हमारे देश में भी आए, और हमारा प्रदेश इसी दौरान जो नीचे के पायदान से उठकर पूरे देश में दूसरे नंबर की इकोनॉमी बना। तो मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, डिमोरलाइज करने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है कि इस विकट परिस्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया। नहीं, अब सवाल जो उठा रहे हैं वो बीजेपी के लोगों ने उठाए ना। कोविड के टाइम में संतोष गंगवार हों जी, बीजेपी के विधायक हों, उन्होंने ही सरकार पर सवाल उठाए क्या कि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, मदद मांग रहे हैं, मंत्री मदद मांग रहे हैं, विधायक मदद मांग रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने ही उठाया, आप ही की पार्टी के लोगों ने उठाया। देखिए, ये एक महामारी थी, और आप ये समझते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खुद एक वैज्ञानिक रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी की मैंने स्टडी की है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये कोई ऐसा काम नहीं था कि एक साथ ये व्यवस्थाएं हो जाती। आप सोचिए कि आप ही के देश में टीका विकसित हुआ, आप ही के देश में तमाम तरह की जो आत्मनिर्भर हम लोग जो चीज़ें आयात करते थे, मास्क आयात करते थे, हम किट आयात करते थे, ये सब हमारे देश में ही बनी। और इतनी जल्दी इस महामारी पर हमारे सरकार ने काबू पाया, इतना और कहीं संभव नहीं है।
चलिए हम अगर ये बात कहते तो समझ में आता, लेकिन WHO ने इस चीज़ की तारीफ़ की, तो आप ये समझिए लोगों की व्यक्तिगत राय क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी अपनी समझ ये कहती है कि जिस तरह से इसका प्रबंधन किया गया वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रहा है और पूरे विश्व ने इसकी तारीफ़ की है। और यही नहीं, भारत ही नहीं, हमने अन्य देशों को दवाइयाँ भी सप्लाई की, अन्य देशों को किटें सप्लाई की, और हमने इस एक तरह से सद्भाव का एक उदाहरण जो प्रस्तुत किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार विजय रथ के साथ अपने रथ लेकर निकले हुए हैं, वो लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, महंगाई को लेकर वो लोगों के अंदर एक माहौल बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो लगता है कि महंगाई 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाली है विपक्ष। देखिए जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए इसके साथ साथ सरकार ने क्या क्या कार्य इस दौरान किए हैं। इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए इसी समय में सभी को टीकाकरण करना, इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण करना, आप क्या समझते हैं? इतनी बड़ी पूरी जो हमारी जनसंख्या है सभी को टीकाकरण, तो अर्थव्यवस्था पर तो इसका प्रभाव पड़ना तय है, ये तो देखिए। लेकिन हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई, हमारी अर्थव्यवस्था पर हमारे जीवन जो दैनिक क्रियाकलाप है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सरकार की जो कार्य हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस समय में अर्थव्यवस्था को संभालना ही अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उसको संभाला। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और वो 3 बार सत्ता में रह चुके हैं। उनके अपने कार्यकाल के जो उनकी उपलब्धियां हैं वो बताएं ना। अभी एक 12 साल बाद सन 2012 में कानपुर में उनके द्वारा पुल बनाया गया था, वो पुल ढह गया और चूहों पर उसका दोष मढ़ दिया। तो इस तरह के काम उनके किए हुए हैं, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताने चाहिए। हम लोग तो 5 साल से प्रदेश में हैं, वो लोग तो 15 साल प्रदेश में रहे हैं, बसपा की सरकार रही है, इतने लंबे टाइम कांग्रेस की सरकार रही, संभल में 25 साल से विधायक उनके हैं, संभल में सांसद उनके रहे हैं इतने टाइम। तो वो लोग अपनी बताएं ना, अपनी चीज़ें छुपाकर हमारे 5 साल के कार्यकाल को टारगेट, हम लोग 5 साल की अगर हम उपलब्धियां गिनाएंगे तो मैं समझता हूं अभी 15 या 20 मिनट लगेंगे अगर मैं सारी उपलब्धियां उनको बताने लग जाऊं। लेकिन वो काम करने के मामले में हमारी सरकार का ना तो कोई कहीं भी कोई सामने खड़ा होता है, ना इसका कोई कंपटीशन किसी से है। हम लोग काम करने के लिए जाने जाते हैं, हमारी सरकार जनसेवा के कार्य करती है, समाज हित के कार्य करती है, विकास के कार्य करती है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे काम करती है। हम चुनाव के लिए, हम कुर्सी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये हमारी संवेदना है, ये हमारी विचारधारा है कि हमें समाज के लिए काम करना है, और राजनीति हमारे लिए समाज सेवा है, कोई अवसर नहीं है, कोई हमारा व्यापार नहीं है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे जो कार्यशैली है, जो जिस तरह के काम हमारी सरकार करती है, वो हमारे कामों से स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी कैची जीवी है, हमारे काम उद्घाटन बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ 2012 में जो पुल अभी गिरा है और तमाम ऐसे काम है, सांपों को पकड़ने का टेंडर करोड़ों रुपए का, सांप एक पार्क में सांपों को पकड़ने का करोड़ों रुपए का टेंडर, लेना जिम्मेदारी, उन्हीं के समय के काम है, क्यों नहीं लेते जिम्मेदारी? पूरे प्रदेश में नकल छात्रों को कराई जाती थी, जो छात्र लिखना पढ़ना नहीं जानते वो 90-92% से पास होते थे, लेना जिम्मेदारी अपने कामों की। नहीं तो लेकिन पूरी यूपीएससी के जब रिजल्ट आते थे तो एक ही जाति के 60 कैंडिडेट में से 56 कैंडिडेट एक ही जाति के आ रहे हैं, लेना जिम्मेदारी, क्यों नहीं लेते जिम्मेदारी? सरकार आपकी, आप जांच करें, आप जेल भेजें। देखिए जिन अभी जो घोटाला हुआ था उनका, जो यमुना एक्सप्रेस वे वाला था, या जो यूपीएससी वाला घोटाला था जिसमें अनिल यादव जी है, ये सब उन्हीं के समय के घोटाले हैं। गायत्री प्रजापति वाला घोटाला है, उन्हीं के समय में का घोटाला है, जेल में गए हैं। आजम खां जी जेल में हैं, ये सब उन्हीं के समय के घोटाले हैं। तमाम घोटाले खुल रहे हैं। बताइए माननीय मुख्यमंत्री पर अगर आज तक कोई आरोप लगा हो, माननीय प्रधानमंत्री के 2 बार का कार्यकाल रहा, आज तक कोई आरोप लगा हो? आप बताइए ना। आय से अधिक संपत्ति का घोटाला उनके पिताजी पर चल रहा है, उन पर चल रहा है। सैफई महोत्सव चलता था, हमेशा होता था, रंगारंग कार्यक्रम होते थे, क्यों बंद हो गया सरकार जाने के बाद? तो लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं ना कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपनी केस वापसी ले लिए। देखिए योगी आदित्यनाथ जी सत्ता मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भी समाज के लिए कार्य करते थे, उससे पहले भी वो समाज के लिए कार्य करते थे। उन्होंने अपना जो जीवन त्याग किया वो समाज सेवा के लिए किया। जब एक साधु और एक योगी का जीवन वो जी रहे हैं, इतना साधारण जीवन जी रहे हैं, तो
वो समाज के लिए ही समर्पित है। तो अगर अखिलेश यादव जी इस तरह के आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूँ हम उनको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो जाने जाते हैं इन चीज़ों के लिए, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष में उनका काम है कहना, कहते रहें, लेकिन जो जनता को दिख रहा है, जो हमारे सबके सामने है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, इन दोनों का अलायंस है और ये एक जनसभा भी इन्होंने की और लगातार अभी जनसभाएं कर रहे हैं, विजय रथ निकाल रहे हैं और एक भीड़, एक बड़े पैमाने पर एक भीड़ जुट रही है। तो लग रहा है कि अगर ये भीड़ वोटों में अगर बदल जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता। देखिए, सभी दलों का अपनी पृष्ठभूमि है। पहले भी इन्होंने समझौते किए हैं, बसपा से समझौता किया, रालोद से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया और तोड़ भी दिया। अभी आप कांग्रेस देख रहे हैं, कांग्रेस कहाँ साथ है। इनके सभी समझौतों का आधार केवल और केवल सत्ता को पाना, सत्ता तक का इनका लक्ष्य है। ना इनको जनसेवा से मतलब है, ना इनको विकास से मतलब है, ना ही इनकी राजनीति का कोई सिद्धांत है। ये केवल और केवल जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जानते हैं। इसके सिवाय इनकी राजनीति का कोई आधार नहीं है। इनके सभी कामों से देखेंगे आप, जब ये भाषण देते हैं इनको सुनिए, कोई भी तार्किक बात आप इनकी बातों में नहीं सुनेंगे। केवल अपना एक पेट डायलॉग बना लिए हैं, वो डायलॉग अपने बोलने हैं जिनका कोई आधार, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और वो देखती है। 15 साल इन्होंने शासन किया, इनकी क्या उपलब्धियां रहीं, क्यों बेरोजगारी रही, क्यों महंगाई रही। इन्हें मौका मिला, 15 साल का इतना लंबा समय था, ये प्रदेश को खड़ा कर सकते थे, ये लोगों में मैसेज दे सकते थे, बहुत अच्छा काम कर सकते थे, रोजगार उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी, सैफई में महोत्सव किए, गुंडागर्दी की, माफियाओं को पैदा किया। ये सब इनकी उपलब्धियां रहीं। नकल कराकर अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, सरकारी नौकरियों में अपने एक जाति के लोगों को भरने का काम किया, और इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हिंदुओं का उत्पीड़न किया, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, मंदिर तोड़वाए। तो इस तरह के काम इन्होंने किए हैं, तो वो काम जनता की नज़र में आए और जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, और जनता फिर से इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये कभी वापस लौट कर आने वाले नहीं हैं। अच्छा, हिंदुओं पर ही आप मतलब बात क्यों करते हैं? अब वो नारा देते हैं आप सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं की बात आप क्यों करते हैं, तो ये समझ लीजिए हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा हमने दिया, और उस नारे को हमने साकार किया। चाहे आप हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, जितनी योजनाएं हैं सभी योजनाएं उठा लीजिए। क्या आप किसी योजना में ये पाते हैं कि फला योजना केवल हिंदुओं के लिए है, फला योजना केवल मुस्लिमों के लिए? ऐसा है कहीं? प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी के लिए हैं, सभी जाति सभी वर्गों के लिए हैं। ना तो योजनाओं में ना विकास की किसी भागीदारी में है, कहीं भी किसी भी समाज को अलग नहीं रखा गया है, सबको एक साथ लाने का प्रयास किया गया। सभी के लिए योजनाएं बनाई गई, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई, हर जाति के लिए योजना, हर धर्म के लिए योजना, हर उस स्टेटस के लिए, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, चाहे वो उच्च वर्गीय है, सभी के लिए उसके अनुरूप योजनाएं बनाई गई हैं। योजनाएं बनाते समय एक ही बात ध्यान में रखी गई है कि हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, जन सेवा का जो हमारा मन में उद्देश्य है वो साकार हो, सभी लोग आराम से शांति से रहें, खुशहाल रहें, देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सरकार के साथ रखें। ये सब सोचकर योजनाएं बनाई गई हैं। किसी धर्म या जाति के लिए योजनाएं हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती, ये समाजवादी में बनाई जाती हैं, ये कांग्रेस में बनाई जाती हैं, ये बसपा में बनाई जाती हैं। अब दूसरी बात ये कि हिंदुओं की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सभी लोग चैनल पर आपके सुनेंगे, कि जिस संस्कृति का, जिस धर्म का प्रमाणिक इतिहास हजारों साल पुराना है, और पिछले 1300 सालों से हम लोग लगातार हमला झेलते चले आ रहे हैं विदेशी आक्रांताओं को, तमाम रक्त रंजित इतिहास हमारा रहा है, तमाम हमारे देश पर आक्रमण किए गए, हमने वो आक्रमण झेले, उनका प्रतिरोध किया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे जितने पुस्तकालय हैं वो जलाए गए, तमाम हमारे माता बहनों के साथ इज्जत से खिलवाड़ हुआ, हमारे बच्चों का कत्लेआम किया, हमारे बुजुर्गों का कत्लेआम किया, हमारे राज्य छीने गए, हमारे देश पर कब्जा हुआ, ज़मीन पर कब्जा हुआ, उन्होंने इतने समय शासन किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने शासन किया, पहले मुग़लों ने शासन किया, फिर आते आते
हम लगातार इन चीज़ों को झेलते चले आए और अब जाकर हम लोगों की जैसे तैसे एक सरकार आई जिन्होंने हिंदुओं को पूछा। आप देखिए कश्मीर में हमारे हिंदुओं को किस तरह उनका कत्लेआम हुआ, बंगाल में किस तरह कत्लेआम हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक लगातार सरकार में रहे, हिंदुओं की बदौलत सरकार में रहे, बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन उन्होंने काम किया कि हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। हिंदुओं को हमेशा द्वितीयक वरीयता दी गई, कभी उन्हें आगे नहीं लाया गया, उन्हें केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आखिर हिंदू की गलती क्या है? क्या हिंदू सिर्फ यही सब झेलने के लिए बचा है? क्या कोई हिंदू की बात करने वाला नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुओं की बात नहीं होनी चाहिए? ऐसा व्यवहार हिंदुओं के साथ क्यों होता है? जब हमारा बंटवारा जिस समय धर्म के आधार पर हुआ, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, भाई मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बनाया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, फिर उसके बावजूद भी मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदुस्तान में लागू रहा। कश्मीर से हमारे लोग भगा दिए गए, बंगाल से हमारे लोग भगा दिए गए, और आज एनआरसी जब आया और सीएए कानून आया तो तमाम यहाँ के मुस्लिम संगठन खड़े हो गए कि हिंदू अल्पसंख्यक जो विदेशों में उनको ना लाया जाए। तो हिंदुओं के हित की कोई बात ही नहीं करेगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है, और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदू हित की बात करना हमारी प्राथमिकता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हिंदू हित की बात हमें करनी पड़ेगी। सैकड़ों सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई हिंदू हित की बात कर रहा है, बहुसंख्यक समाज की बात कर रहा है। क्यों हम काशी की बात ना करें? क्यों हम अयोध्या की बात ना करें? क्यों हम अन्य मंदिरों की बात नहीं करें? अरे काशी हमारे हजारों साल पुराना इतिहास है, अयोध्या का हजारों साल पुराना इतिहास है। वहाँ आपने मस्जिद बनाकर खड़ी कर दी, उसके नाम पर आप हमसे लड़ रहे हैं। हमसे तमाम अधिकार, तमाम सरकारें पहले आईं, कोई उसके लिए काम, सब मस्जिद की बात करते थे। पहली बार सरकार आई है जो खुलकर हिंदुओं की बात कर रही है। हमने कभी मस्जिद का विरोध नहीं किया, ना हमने कभी मुस्लिम समाज का विरोध किया, सबके लिए योजना बनाई, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाएं आहत करना हमारा काम नहीं है। उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, और जो भाजपा सरकार रख रही है, एकमात्र सरकार, एकमात्र संगठन ऐसा है जो हिंदू हित की बात करता है। हम किसी के हित की बात नहीं करते हैं। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? मुस्लिम संगठन अपने हित की बात नहीं करते हैं। अब वो तो तमाम इस तरह के संगठन है कि तालिबान के समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भारत अगर जीतता है तो भारत विरोधी नारे लगाते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अभी तालिबान का तो आपको सब पता है भाई, तालिबान महिलाओं के साथ किस प्रकार का उत्पीड़न कर रहा है। अपने ही मुस्लिम समाज के कत्लेआम में वो शामिल रहता है। तमाम इतना बड़ा कट्टरपंथी संगठन है, लेकिन उसके पक्ष में हमारे नेता बयान देते हैं। भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, वंदे मातरम बोलने में इन लोगों को शर्म आती है। तो किस तरह के लोग हैं ये? किस तरह की इनकी कार्यशैली है? किस तरह की इनकी विचारधारा है? हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। उनकी विचारधारा उनको मुबारक, लेकिन हम कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए काम करना हमारा धर्म है। हाँ, हम किसी दूसरे धर्म के लिए विरोध नहीं करते। पूरे भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो धार्मिक बंटवारे के बावजूद भी ये सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सब हिंदू समाज इतना सब कुछ 1300 साल का अत्याचार झेलने के बावजूद भी अगर इन नारों को साकार कर रहा है, इन नारों को बोल रहा है, तो इतना बड़ा उदार दिल किसी दूसरे समुदाय में देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल भारत में देखने को मिलेगा। और इतना उदारवादी चरित्र अगर किसी का है वो सिर्फ हिंदू का है, जो आज भी मुस्लिम को साथ भाई के रूप में लेकर चल रहा है। मुस्लिमों ने कभी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, कुछ अच्छे लोग रहे, कलाम जी या अशफाक उल्लाह खां रहे, तो उन लोगों को हम याद कर लेंगे, उन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, और वो लोग हमारे आदर्श सूची में शामिल हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत और सम्मान हमारे यहाँ सर्वोपरि है। अच्छा, संभल विधानसभा को लेकर बात करते हैं। संभल विधानसभा सीट से आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट दे देती है और आप यहाँ से प्रत्याशी होते हैं, संभल की बात करें तो इस समाजवादी पार्टी का एक ऐसा किला है जिसे बीजेपी हो या बीएसपी हो या एआईएमआईएम हो, इस किले को ध्वस्त नहीं कर पाई, क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो आप कैसे मतलब इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे? देखिए, सन 96 से लगातार संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं या नहीं हैं? सांसद, आप लगातार सांसद यहाँ समाजवादी पार्टी के रहते हैं? आपके भी थे। ठीक, हमारे सांसद थे, तो उन्होंने प्रयास किए। वो एक उनका कार्यकाल रहा जिसके दौरान कुछ उपलब्धियां थी जो हम आपको बता रहे। तो यहाँ एक लगातार 20-25 साल से एक ही पार्टी के विधायक और सांसद हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ
संबल विधानसभा के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? 15 साल सरकार समाजवादी पार्टी की रही, 5 साल बहुजन समाजवादी पार्टी, 2 बार फिर दोबारा भी वो चुनकर आए। तो इतने समय में अगर कोई पार्टी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है तो उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी, रोजगार की जिम्मेदारी किस पार्टी की बनती है? मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन 5 साल से तो आपकी सरकार है, 4.5 साल से, मतलब अगर यहाँ विधायक नहीं है तो जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। अब मैं मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के अब हैं। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। पूरे क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं, यहाँ वोट बैंक, यहाँ जो आप कह रहे हैं ना कि 25 साल 30 साल से समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ धार्मिक आधार पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी या इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक को अपनी ओर खींचा, इसी कारण हमारे यहाँ विधायक नहीं बन पाए। ये एक राजनीतिक कारण है, सामाजिक एक इस तरह का जब जहर घोल दिया गया है और इस समाजवादी पार्टी ने केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की जब राजनीति की तो ये सब परिणाम प्राप्त हुए। लेकिन हमारी 5 साल के कार्यकाल के दौरान तमाम लाखों ऐसे मुस्लिम लोग होंगे पूरे संबल उसमें जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला होगा, जिन्हें शौचालय मिला, जिन्हें आवास मिला, जिन्हें गैस कनेक्शन मिले, जिन्हें तमाम पेंशन के योजनाओं का लाभ मिला, किसान सम्मान निधि मिली, जो सड़कें मुरादाबाद से लेकर बैजोई तक हाईवे जोड़ा गया है, मुरादाबाद से लेकर अलीगढ़ जो हाईवे जोड़ा गया है, तमाम लिंक रोड जोड़े गए हैं, तमाम तरह की जो योजनाएं जितनी चल रही हैं किसानों के लिए चल रही हैं, मजदूरों के लिए चल रही हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना है, उसके अंतर्गत सबको बढ़ाया गया है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने कहीं कभी भी एक भी योजना में आपको भेदभाव नहीं मिलेगा। तमाम 5 साल के विकास कार्य, वो विकास कार्य है, उनके लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कोविड काल के दौरान भी जितनी सेवा कार्य यहाँ हो सकते, आपने देखा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कितने समय पहले लग गया, तमाम वैक्सीनेशन के, तो इतने सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। ये अपनी उपलब्धियाँ बताएं ना 15 साल की, 5 साल की उपलब्धियाँ, पिछले 70 साल जो शासन किया है और पार्टियों ने, उन सब पर हमारे 5 साल की उपलब्धियां भारी हैं। हाँ, लेकिन उपलब्धियां तो वो बता रहे हैं, तभी उनको चुनाव दर चुनाव मैंडेट उनका बढ़कर आता है। समाजवादी पार्टी के विधायक का लगातार उनका वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, तो काम किया है उन्होंने, तभी तो उनको जनता यहाँ पर चुन रही है। मुझे आप बताइए क्या काम किया है, विकास का काम बताइए। जो विधायक ने यहाँ, स्थानीय विधायक ने कभी यहाँ संबल विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया? नहीं तो, लेकिन लोकतंत्र में फैसला तो जनता कर रही है और जनता उनको चुन रही है एक बड़े मैंडेट के साथ। जनता, मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है। भाजपा यहाँ भाजपा 20,000 वोटों से चुनाव आ रही है। आप जरा जातिगत आंकड़ा देखिए, 2.5 लाख मुस्लिम है, 1.5 लाख यहाँ हिंदू है, ठीक है। तो चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, इसलिए कहीं कहीं चुनाव जीत जाती है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, जनता का मैंडेट, चलिए विधानसभा संबल के लिए मान लीजिए आप, विधानसभा संबल की, लेकिन पूरे देश में मैंडेट देखिए ना, पूरे प्रदेश में देखिए ना आप, उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो कहा जाता संबल में गुटबाजी है, बीजेपी में 2017 में भी गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली, इसलिए नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं है। देखिए, गुटबाजी या ये सब चीज़ें, ये माइनर सी चीज़ें हैं, हर पार्टी में हर जगह है। समाजवादी में तमाम तरह की गुटबाजियाँ हैं। आप देखिए, अभी बोलें एक दूसरे को गाली देने लग जाएंगे। सामाजिक रूप से तमाम आपने देखे होंगे, तमाम कार्यक्रमों में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, कुर्सियाँ चल जाती हैं। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भाजपा का जो मूल काम है वो जनता में राष्ट्रवाद, विकास के लिए काम करना, समाज के हित में काम करना। तो इन सब पर जनता उनसे जुड़ी हुई है। जनता केवल व्यक्तिवाद, यहाँ हमारे यहाँ व्यक्तिवादी कुछ नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत कुछ है भी तो ये सब चीज़ें हमारे चुनाव में मायने नहीं रखती। सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाते हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। परिणाम क्या होता है, परिणाम तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ चुनावों में बदलती रहती हैं। लेकिन इस बार हम संबल विधानसभा भी जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। अब चंदोसी विधानसभा में आप रहते हैं, संबल विधानसभा से चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि बाहरी होने का एक नुकसान हो सकता? चंदोसी विधानसभा की दूरी कितनी है आपके संबल शहर से? लगभग 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चंदोसी शहर की दूरी है। संबल विधानसभा 12 किलोमीटर दूर लगती है। यहाँ टांडे तक आपकी चंदोसी विधानसभा लगती है। मैं जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा हूँ, मेरा ये कार्य क्षेत्र रहा है। मेरे यहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं, मैं यहाँ सभी लोग मेरे परिचित हैं और मेरा कार्य क्षेत्र है ये। तो बाहरी, और इसमें मोदी जी को देखिए आप, मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, मोदी जी स्थानीय तो नहीं है, लेकिन जितना अच्छा काम मोदी जी ने करके दिखाया है वैसा काम कोई कर सकता है क्या?
तमाम नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, ये तो मेरा गृह जनपद है, तो मैं यहाँ से अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसमें कौन सी बात है। ये तो काम के ऊपर, जो लोग काम करने वाले हैं वो कहीं भी काम कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। काम करने वालों के लिए स्थान जगह कोई मायने नहीं रखती। ये हमारे काम करने में कोई बाधा, सीमा कहीं भी बाधा नहीं बनती है। जो काम करने वाले हैं वो हर जगह काम करेंगे। अच्छा विशाल साहब, आखिरी सवाल था मेरा, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको संभल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना देती है तो आप कितने वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करेगी कि किसको प्रत्याशी बनाना अगर है आपको बना देती है। देखिए, मुझे बनाए या किसी को भी बनाए, हम यहाँ संभल विधानसभा जीतेंगे। हमने कहा हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता मिलजुल कर, जिसे भी हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है, चाहे मैं प्रत्याशी हूँ या कोई भी हो। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, तो कोई मायने नहीं रखता कोई भी लगे। हम इस बार चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। 5 साल का जो काम है हमारा, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, योगी सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार ने जो काम किया है, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और हम निश्चित रूप से एक बड़े अंतर से संभल में हम जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, तालिबान को लेकर कहा जाता है समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान आए थे और उसके बाद जब सरकार की तरफ से दबाव पड़ा तो बोले बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड होना चाहिए था तालिबान को लेकर। देखिए, समाजवादी पार्टी का मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और जातिवाद पर आधारित है। आप उनके यहाँ देखेंगे, आप अगर सूची उठाएंगे उनके पदाधिकारियों की सूची, तो एक ही जाति के पदाधिकारी आपको मिलेंगे। उसमें अगर उठाएंगे सूची तो एक ही धर्म विशेष को योजनाएं बनाई गई हैं, एक ही धर्म विशेष को टारगेट कर कर मुस्लिम तुष्टीकरण उनका मूल सोच है, मूल आधार है। उस वोट बैंक का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करना चाहते हैं, कोई विशेष भावनाएं उनसे जुड़ी हुई नहीं है। दूसरी बात कि तालिबान के संबंध में, देखिए तालिबान के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब आप जानते ही हैं कि तालिबान किस तरह का कट्टरपंथी संगठन है। उन्होंने तमाम अपने ही धर्म के लोगों का कत्लेआम तालिबान में किया, अपने ही लोगों के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। उनका जो मुख्य मकसद है वो तालिबानी सत्ता स्थापित करना है, तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों का कत्लेआम, ये सब। तो ऐसे लोगों का समर्थन अगर आप कर रहे हैं तो आपकी सोच क्या होगी। जो लोग सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने उनके समर्थन में बयान दिया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है कि हम किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। वो भारत माता की जय का विरोध करते हैं, वो वंदे मातरम की बात नहीं करते, वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वहाँ से छोड़कर चले आते हैं। जब कोई एक यहाँ अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया था, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी ने बयान दिए। तो हमारी मानसिकता कुर्सी के लिए क्या हो गई कि हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं, ये फ़र्क भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता पर काबिज होकर किस तरह का कार्य करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये जनता में इसका मैसेज गया है, जनता ने इसे जिस तरह से लिया है, तो आने वाले 2022 में इसका परिणाम इन्हें प्राप्त होगा। और मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उन्होंने कहा था कि अगर इससे अधिक बाबरी मस्जिद के लिए इससे अधिक और लाशें हिंदुओं की मुझे अगर बिछवानी पड़ती, गोलियां चलवानी पड़ती, तो मैं कर देता। वो बयान भारत की जनता भूली नहीं है, प्रदेश की जनता वो बयान भूली नहीं है। और तमाम तरह के उदाहरण, अभी अखिलेश जी ने एक बयान दिया जिसमें ये कहा कि काशी में अंतिम समय पर लोग जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बोले उन्होंने सरकार का अंतिम समय कहा था, आप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बीजेपी। नहीं, उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, काशी में सब लोग अंतिम समय में इसी तरह जाते हैं और अंतिम समय, वो एक अभद्र टिप्पणी थी। चूंकि उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, तो हम कैसे उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जनता का सम्मान करेंगे या माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे। तो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा काम करता है। हम उनसे किसी भी भद्र व्यवहार की और किसी भी अच्छे व्यवहार की हम उनसे अपेक्षा नहीं करते। अच्छा, बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, लेकिन आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ भी
बीजेपी की सरकार में हुई है? देखिए, आप आंकड़े उठाइए और देखिए, लूट, हत्याएं, डकैती और पशु चोरी, ये सब ग्राफ जो 100% था वो आंकड़ा 20-30% पर आ गया। इतना अपराध पर कंट्रोल आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। ये पहली सरकार है जहां अपराधी स्वयं गले में तख्ती टांगकर थानों में समर्पण करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश में योगी सरकार को जाना जाता है, विश्व स्तर पर योगी के काम को पहचाना जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर जितना काम योगी सरकार ने कर दिया, उतना अच्छा काम आज तक किसी सरकार ने कभी नहीं किया है। आप गाँव में चले जाइए, लोग पशु बांधकर आराम से चैन से सोते हैं। पहले रोज शाम होते ही लोग लूट लिया करते थे रास्तों में, आज रात के 12 बजे भी कोई महिला आराम से सड़कों पर निकल सकती है, कोई लड़की अब आराम से अपने घर स्कूल जा सकती है। पहले लोग रास्ते में, स्कूल के रास्ते में जाते हुए बच्चियों को छेड़ते थे। आम घटनाएं हो गई थी, बलात्कार की, महिला उत्पीड़न की आम घटनाएं हो गई थी। लेकिन आज आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जितने भी प्रदेश के गुंडे माफिया थे, या तो जेल में हैं या वो ऊपर पहुंच गए हैं, और यहाँ समाज में और इस तरह के लोगों का कोई स्थान नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो इस तरह के माफिया थे, जिन्होंने आम जनता की प्रॉपर्टी हत्या ली थी या इस तरह की गुंडागर्दी करते थे, वो सारे के सारे लोग जेल में हैं। उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी सभी इस प्रकार की संपत्तियों पर सरकारी कब्जा कर लिया गया। तो जितना काम योगी सरकार ने किया है, वो दूसरी किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल और था। अगर मान लीजिए संभल से आप विधायक चुन लिए जाते हैं बीजेपी से, तो क्या काम आप संभल के लिए करेंगे? देखिए, अगर हमारी पार्टी का कोई भी विधायक यहाँ से बनता है या मैं बनता हूँ, कोई भी बनता है, तो हम निश्चित रूप से यहाँ जो बुनियादी सुविधाओं की जो कमी है, जैसे रोडवेज बस स्टैंड है, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी का अभाव है, जो हमारी बुनियादी सुविधा है, सड़कें हैं टूटी फूटी पड़ी हैं, ये है, पेयजल की सुविधा है, स्वच्छता के लिए काम करना है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जो पिछले 25-30 साल से विधायक यहाँ हैं, उन्हें करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो वो सारे काम हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको जनता के हित में करने का काम सुनिश्चित करने का हम इसमें निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। और हमारे कार्यशैली में और समाजवादी पार्टी के विधायकों की कार्यशैली में निश्चित रूप से जमीन और आसमान का अंतर है, ये जनता महसूस करेगी। और ये जनता 5 साल के कार्यकाल और पिछले कार्यकालों की तुलना में ये महसूस कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 370 हटाना हो, NRC हो, CAA हो, राम मंदिर निर्माण हो, अयोध्या काशी का निर्माण हो, तमाम हाईवे का जाल है, तमाम सड़कों के लिए काम है, शौचालय स्वच्छता के लिए काम हो रहा है, शौचालय, आवास, जनहित के जितने काम हो रहे हैं, उतने काम कभी किसी सरकार ने किए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनता के लिए हमारी जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है, उसके मुखिया की या उस पूरी सरकार की संवेदना का स्तर क्या है, आप इसमें अंतर देख सकते हैं। माननीय मोदी जी हों या माननीय योगी जी हों, देखिए अभी जो काशी पुनरुद्धार कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वहाँ जितने लेबर ने काम किया, मजदूरों ने काम किया, उनके साथ मोदी जी ने बैठकर खाना खाया, उन पर पुष्प वर्षा की। जिस प्रकार से स्वच्छता कर्मियों के साथ मोदी जी ने बैठकर भोजन ग्रहण किया, उनके चरण धोए। माननीय योगी जी नवदुर्गा के समय जाकर बच्चियों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आम जनता को जनता दरबार में बिठाकर खुद खड़े होकर उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो इस तरह का संवेदना का स्तर मोदी जी प्रत्येक रविवार को महीने में मन की बात करते हैं, तो वो एक एक वर्ग को छूते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी बात को जानते हैं, अपनी बात कहते हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि उसका मूल विचार राष्ट्र सेवा, जन सेवा और जनहित के कार्य करना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये अंतर आपको भाजपा और अन्य दलों में मिलेगा। इसीलिए अन्य दल सब इकट्ठे होकर भाजपा को निशाने बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं अक्सर नाकारा लोग इकट्ठे होकर उनका पीछा करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संभल विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विशाल चौहान, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद, सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल।